अगर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करें, सो वी हैविंग सो मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जिसके इर्द गिर्द सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री घूमेंगी, और ये रिएक्शन इंटरडिपेंडेंट भी हैं। कुछ एक चीज़ दूसरी के अंदर होगी, इन्वॉल्व होगी। हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर है तो क्या SN1 है, SN2 है या SNI है? टाइप्स तो और भी हैं, बट मेन बातें जो हमारे काम की वो कर रहा हूं। फिर बात आई कि एडिशन रिएक्शन है। अब एडिशन रिएक्शन है तो क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है? अगर एलिमिनेशन रिएक्शन है तो क्या एलिमिनेशन से डिहाइड्रो हैलोजनेशन हो रहा है, मतलब वाटर भी रिमूव हो रहा है, हैलोजन भी रिमूव हो रहा है, या सिर्फ डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, या सिर्फ डिहैलोजनेशन हो रहा है? और वो कैसे हो रहा है? कैसे मीन्स क्या वो अल्फा एलिमिनेशन है, क्या वो बीटा एलिमिनेशन है, क्या वो गामा एलिमिनेशन है? पूरी ऑर्गेनिक में जितने भी मैकेनिज्म होंगे सब हम यही कर लेंगे। मैकेनिज्म नहीं तो उनके लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए वो सारे हम यही कर लेंगे। फिर आपने कहा रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के लिए आप पूरी जनरल ऑर्गेनिक पढ़ चुके हो। आपने रेजोनेंस का इफेक्ट पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट पढ़ा। रीअरेंजमेंट का मतलब हुआ कि कहीं डायरेक्टली आपके पास प्राइमरी कार्बोकैटायन बना और वो रीअरेंज करके सेकेंडरी बना सकता है क्योंकि वो उससे स्टेबल है। वो रीअरेंज करके टर्शरी बना सकता है, वो उससे स्टेबल है। कहीं रीअरेंज करके बेंजाइल बन सकता है तो आप उसको बनाइए, क्योंकि बेंजाइल मीन्स बेंजीन के ऊपर CH2 पॉजिटिव, दैट इज वेरी स्टेबल कार्बोकैटायन। राइट? तो मतलब आपके पास ये लिबर्टी होगी कि आप उसको रीअरेंज कर सकते हो, पर कब? अब वो भी डिसाइड करता है कि रिएक्शन का नेचर कैसा है। अभी हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो बात करेंगे कि अगर कहीं SN1 हुई तो भाई वहां तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी, SN2 हुई तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्या कंडीशंस हैं, कैसे कैसे हम चलेंगे, वो बताया जा रहा। तो मैंने अभी कहा था कि किसी रिएक्शन के अंदर वो प्रोसेस हो सकता है और रिएक्शन हो सकती है जो आगे टाइप्स में दिया हुआ है। आपके पास है कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब किसी रिएक्शन में कुछ रिमूवल हो रहा है। आप पढ़ते हो एल्डिहाइड कीटोन्स में एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना, पर्किन कंडेंसेशन। उन रिएक्शंस में क्या क्या कंडीशंस हैं, कैसी वो हो रही हैं। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि आपने कुछ डाला और उसका आइसोमर बन गया। अब आइसोमर के लिए हमने इतने टाइम से हम जो है पूरे आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, तो आइसोमेराइजेशन क्यों होती है उसके पीछे का हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि आइसोमेराइजेशन के पीछे का कारण क्या है। मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ अभी, बाकी हम आगे करेंगे। आइसोमेराइजेशन का मतलब हुआ कि आपके पास कहीं नॉर्मल हैप्टेन है, ठीक है। नॉर्मल हैप्टेन मीन्स लॉन्ग चेन 7 कार्बन कंपाउंड। अगर उस नॉर्मल हैप्टेन को एज फ्यूल यूज किया जाए, मीन्स पेट्रोल कॉन्स्टिट्यूएंट हम यूज कर रहे हैं, तो उस गाड़ी की आवाज़ ऐसे आएगी ड्यूरिंग इग्निशन, जैसे आपने इग्निशन ऑन किया, जैसे कि हेलीकॉप्टर चल रहा हो, क्योंकि उसकी फ्यूल वैल्यू 0 है। राइट? का मतलब एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होता है, उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वॉन्डरवॉल फोर्स स्ट्रांग होती है, तो उसकी कंबशन वाइब्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। अगर आप इसी का ही आइसोमर बनाओ, इसका आइसोमर बना दिया आपने, आइसोमर का नाम है 2,2,3 ट्राइमिथाइल ब्यूटेन। राइट? तो उसकी क्वालिटी
इतनी बढ़ जाएगी कि आप 100, उसका ऑक्टेन नंबर बोलते हैं हम इस क्वालिटी को, वो ऑक्टेन नंबर 124 के करीब पहुंच जाएगा। का मतलब हुआ उसकी फ्यूल वैल्यू बहुत हाई है। इसका मतलब हुआ हमने तो सिर्फ आइसोमेराइजेशन की, और आइसोमेराइजेशन से फ्यूल वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई कि हेप्टेन को कोई पूछ भी नहीं रहा है, और 2,2,3 ट्राइमिथाइल ब्यूटेन हर कुछ महंगा है। बिल्कुल जैसे आप इसमें करते हैं, इसका उल्टा डीजल में होता है। डीजल का जो, जैसे आप हर चीज़ के लिए मेजरमेंट का एक यूनिट होता है, उसी लिए डीजल की जो स्केल है उसको कहते हैं सीटेन नंबर। सीटेन नंबर IUPAC नाम है, और सीटेन इज कॉमन नाम फॉर हेक्साडेकेन, मतलब 16 कार्बन का कंपाउंड, स्ट्रेट चेन। आप सोचो कि स्ट्रेट चेन 16 कार्बन के कंपाउंड को अगर पेट्रोल वर्जन में यूज़ कर दिया तो गाड़ी कभी यूज़ करने लायक रहेगी नहीं, क्योंकि वो तो हेप्टेन नहीं यूज़ कर सकती और सीटेन तो कहाँ यूज़ करेगी। का मतलब मैं सिर्फ इतनी इंडिकेशन दे रहा हूँ कि इन रिएक्शंस के पीछे कोई रीज़न है, ऐसा नहीं है कि विदाउट रीज़न है। हमारे पास है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। आपने देखा कि भाई जो साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन है, वो कौन है? नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर था अन्ना, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। मैंने उस साइक्लोब्यूटेन का साइक्लोब्यूटाडाइन कर दिया, ठीक हो गया। साइक्लोब्यूटाडाइन मतलब 4 पाई, 4 पाई मीन्स वो क्या बन गया? एंटी एरोमेटिक। जब दो साइक्लोब्यूटाडाइन को हमने इकट्ठा किया तो आपको एरोमेटिसिटी में बताया गया कि उन्होंने मिलकर एक ऐसा कंपाउंड बनाया जो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। तो आप एंटी से कहां जा रहे हो? नॉन। अच्छी जगह जा रहे हो कि बुरी जगह जा रहे हो? अच्छी जगह जा रहे हो, बिकॉज अन्ना इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो पेरिसाइक्लिक का मतलब होता है जब पाई एडिशन होती है। अगर आप इथीन में इथीन डालोगे मीन्स 2 + 2 पाई एडिशन। 2 मीन्स एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2, और 2 और 2 पाई एडिशन से क्या बन गया? साइक्लोब्यूटेन बन गया। सो दिस इज, हम करेंगे डिफरेंट टाइप्स। आइसोमेराइजेशन हो गई, पेरिसाइक्लिक, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। लास्ट में एक चैप्टर, पूरा चैप्टर इसी नाम से है, पॉलीमर्स। तो उसमें जब कोई मोनोमर बार बार रिपीट करता है तो उससे पॉलीमराइजेशन हो जाती है। अब आज हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एंड बी अटेंटिव, वी हैविंग SN1 रिएक्शन। वी हैविंग SN1। पहली बात तो SN1 का पूरा मीनिंग क्या है? इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब एक टाइम में एक ही काम हो रहा है। इसी को ही कई जगह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बजाय ऐसा लिखा होगा DN1 मीन्स न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट यूनिमॉलिक्यूलर। बात एक ही है, न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट यूनिमॉलिक्यूलर। अब आपने ध्यान देना है क्योंकि अब हम शुरू हो गए। न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट यूनिमॉलिक्यूलर या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर क्या है? सबसे पहला बात आई क्यों, बात हुई क्यों कि SN1 और SN2 क्यों हो? क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को 2-3 टाइप्स में डिविजिबल किया गया? कब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं? द सब्स्टिट्यूशन इज डन जब कोई
अंदर जो प्लेयर है वो अच्छा नहीं खेल रहा है, पर बाहर जो प्लेयर बैठा है वो उससे अच्छा है। सब्स्टिट्यूट कब किया जाता है? तभी किया जाता है। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज डन फॉर समथिंग पॉजिटिव, एंड सब्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज अलाउड। आज जहां मैं हूं कल तुम होंगे, परसों कोई और होगा। द वन हु इज बेटर विल सब्स्टिट्यूट द वन हु इज नॉट बेटर नाउ। ठीक है, कभी धोनी चरम सीमा टॉप में था, आज नहीं है। ठीक है, कभी तेंदुलकर टॉप में था, आज नहीं है। इज इट ओके? पर ये जो जिससे इसका मतलब साफ हो गया दैट सब्स्टिट्यूशन, चाहे वो SN1 है, SN2 है, चाहे वो SNI है, चाहे कोई भी है, दे आर ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मतलब जो होना चाह रही है वो कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दैट इज फेवर्ड बाय थर्मोडायनेमिक फैक्टर। नेगेटिव है डेल्टा H, ओवरऑल नेगेटिव है, पर बीच में उतार चढ़ाव रहते हैं। उतार चढ़ाव जैसे आपने कहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, गलती से बाहर एक ऐसा प्लेयर रह गया जो अच्छा खेलता है, और गलती से बाहर एक अच्छा प्लेयर रह गया जो उस पर्टिकुलर पिच में बहुत अच्छा खेलता है। तो जब मैनेजमेंट ने देखा कि भाई अंदर कोई ठीक नहीं खेल रहा है, तो बोला यार इसका इस पिच पे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, इसको खिलाओ। तो धोनी ठीक नहीं खेल रहा था, तो बोला धोनी बाहर, रमेश अंदर। और जब पब्लिक ने इतना कह दिया तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को करना नहीं पड़ा। दूसरी बार सोचा ही नहीं, धोनी को बोला चलिए बाहर, चलिए आप आइए सर आप। अब इसमें दो बातें हैं। अगर जो बाहर वाला था वो ठीक था, तो बोलेंगे अंदर वाले को निकाल देते हैं, पर जो बाहर वाला है वो भी ज्यादा अच्छा नहीं है। बहुत सोचना पड़ रहा है कि जो आ रहा है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, पर जो अभी पहला एग्जाम्पल था आने वाला was very very strong nucleophile. So when it is very very strong nucleophile, तो सोचना क्यों? जिसको निकालना उसको धक्का दो, और जिसने आना है उसको अंदर करो। इसका मतलब आपने दो चीजें एक ही स्टेप में कर दी। ये आपने धोनी को बाहर कर दिया, ये रमेश अंदर आ गया। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने ये डिफरेंसेस सुन लिया, आगे कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। अब जब कोई इंसान हमेशा याद रखे जिंदगी में, जब आप वेरी वेरी स्ट्रांग है ना, तो दुनिया को आपके हिसाब से एडजस्ट होना होगा। सुना? यू नीड नॉट टू डू एनी कॉम्प्रोमाइज। अब वो वेरी वेरी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल जब टीम में आया, सब घबरा गया, यार आज जिसने उसको बाहर किया कल अगले को बाहर करेगा। इसका मतलब टीम के साथ उसके बनने के चांसेस कम हैं, क्योंकि वो वेरी वेरी स्ट्रांग है। जो वेरी वेरी स्ट्रांग होता है उसकी दोस्ती बहुत कम लोगों के साथ होती है, क्योंकि उन लोगों को अपनी डिस्प्लेसमेंट का डर होता है। इसका मतलब हुआ जब दोनों चीजें एक स्टेप में होगी तो टीम के बाकी मेंबर उसको हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे, यार ये नहीं आना चाहिए था, ये कहां से आ गया, क्योंकि कल वो किसी और को सब्स्टिट्यूट करेगा। इसका मतलब हुआ जब दोनों चीजें एक स्टेप में हो रही हैं, तो स्टेप तो एक है, पर स्टेप एक है, पर एक जाने वाला है और एक आने वाला है। इसलिए हमने क्या कहा, दो चीजें एक ही स्टेप में हो रही है व्हेन इट इज यूनि स्टेप, बाई मॉलिक्यूलर, देन SN2। और ये कब हुआ? और आने वाला इज वेरी वेरी स्ट्रांग। इसका मतलब टीम के हालात बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? बदलेंगे। तो आप देखें यहां कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, आपको जैसा बताया गया था आप उस हिसाब से चले। इस टाइम जो H है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, वो बैक में नहीं है,
और उसको यहां लाने के लिए आपको कितना रोटेशन देनी होगी? एक मीन्स, ऑड मीन्स जो लग रहा है उसका, तो लग क्या रहा है? एक कौन है ये, दो कौन है ये, एक दो तीन, क्या लग रहा है? आर। इसका मतलब टीम के हालात थी एस, दिस वाज एस। अब वो आया कौन? वेरी वेरी स्ट्रांग। व्हेन वेरी वेरी स्ट्रांग इज कमिंग, मैंने कहा दुनिया आपके हिसाब से चलेगी। उसने कहा देखिए भाई ओपनिंग मैं करूंगा। हाँ सर आप देख लो जो भी करना है, क्योंकि वो टीम के हालात को बदल सकता है। अगर वो टीम एस थी तो ये बी आर जो जाने वाला ग्रुप है, इस केस में जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि वो वेरी वेरी स्ट्रांग है, वो बैक से एंटर करता है, जहां जाने वाला है उस साइड से नहीं। तो अगर आप देखें यहां अगर आई आया तो ये जो ग्रुप्स है इनकी मिरर इमेज, आई यहां से आया, बी आर निकल गया। ये कौन है? जिस टाइम लोग देख रहे होंगे धोनी बाहर जा रहा है, रमेश अंदर आ रहा है, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि टीम में 12 लोग हो गए, और फिर थोड़ी देर के बाद 11। पर यह चीज कुछ लोगों ने ऑब्जर्व की, इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, राइट। और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने कहा 12 का 11 हो गया, और जिसको निकालना था उसको निकाल दिया। पर ध्यान से देखें कि क्या हुआ। बी आर यहां से गया तो आई ने यहां अटैक किया, आई ने यहां अटैक किया, तो आपको ये यहां का यहां फ्लिप होते हुए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ऐसा? मतलब कि अब आप देखो डॉटेड कहां है? यहां। और लोएस्ट प्रायोरिटी कहां है? यहां। कितनी रोटेशन? ऑड। इसका मतलब हुआ 1 2 3, क्या लग रहा है? एस लग रहा है। क्या हो गया? आर था क्या पहले? इसका मतलब टीम के हालात बहुत खराब थे, उस वेरी वेरी स्ट्रांग के आने से टीम के हालात अच्छे हो गए। ये कब हुआ? व्हेन द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इज वेरी वेरी स्ट्रांग, वेरी वेरी स्ट्रांग। इट मींस फिर सोचने की जरूरत नहीं है। क्या किसी ने देखा कि टीम कभी डेफिशिएंट रही? क्या कहीं आपने देखा कार्बोकैटायन बना हो? इसका मतलब इस तरह की रिएक्शन में इतना वक्त नहीं होता कि टीम की एडजस्टमेंट की जाए, क्योंकि उसका आना ही काफी है। इसका मतलब हुआ SN2 में कार्बोकैटायन नहीं बनते। SN2 में कोई पोलर इंटरमीडिएट नहीं बना। SN2 सिर्फ तब है व्हेन द न्यूक्लियोफाइल इज वेरी वेरी स्ट्रांग। इसका मतलब हुआ SN2 में न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना रेट। वो जितना स्ट्रांग होगा सब्स्टिट्यूशन उतनी फास्ट होगी। आइए और अप्लाई करिए यहां केमिकल काइनेटिक्स। तो आपने कहा व्हेन इट इज SN2 then what will happen is that rate will be, yes, rate will be, rate is equal to rate constant K into जिसकी रिएक्शन हुई इनटू जो न्यूक्लियोफाइल है। आपने तो कहा एक ही स्टेप में दो बातें हो रही है। अब मुझे बताइए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हुआ? सेकंड ऑर्डर। इट मींस 2 का मतलब है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। एम आई राइट? इसका मतलब हुआ इसका रेट न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बस न्यूक्लियोफाइल वीक हुआ कि रिएक्शन SN2 के बजाय SN1 हो जाएगी। तो क्या यहां SN2 में आपने देखा कहीं कि वहां पर इंटरमीडिएट बना हो? नहीं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट कब बनता है? आपने क्या किया, इसको आप कंपेयर कर रहे हैं कि आने वाला स्ट्रांग है। It depends upon the alkyl halide which is undergoing substitution.
इट इज डिपेंडिंग ऑन द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड कर रही है और अल्काइल हैलाइड के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, और एक ही स्टेप है। कंफ्यूजन तब है जब दो स्टेप है। जब दो स्टेप होंगे तो जो स्लो स्टेप होगा दैट विल बी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, पर यहां तो भाई एक ही स्टेप है। तो क्या यहां ट्रांजिशन स्टेट बनी या इंटरमीडिएट? ट्रांजिशन स्टेट। आप ट्रांजिशन स्टेट देखें, धोनी जा रहा है, मैं आ रहा हूं, का मतलब हुआ किसी के ऊपर भी कंप्लीट चार्ज नहीं है, पार्शियल चार्जेस हैं। फिर वो चला गया और मैं टीम में फिट हो गया और मैंने टीम के हालात बदल दिए, का मतलब हुआ व्हेन द न्यूक्लियोफाइल इज वेरी वेरी स्ट्रांग, देयर विल बी SN2, देयर विल बी नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, देयर विल बी ओनली ट्रांजिशन स्टेट विच इज बीइंग फॉर्म्ड। तो बहुत मुश्किल क्या था इसमें? धोनी को बाहर करना मुश्किल था। मुश्किल था मींस एनर्जी में ये सबसे ऊपर होगा, और जब वो चला गया टीम स्टेबलाइज हो गई, इसका मतलब हुआ तब एनर्जी घट जाएगी। तो यहां पर हाईएस्ट एनर्जी स्टेट कौन है? ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर हो गया? क्या इसमें कहीं कार्बोकेटायन बने? नहीं बने। क्या इसका रेट न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड कर रहा है? हां, डिपेंड कर रहा है। डिपेंड कर रहा है का मतलब हुआ टीम के बाकी 10 लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यार ऐसे तो बड़ा मुश्किल है, आज इसको फेंका कल मुझको फेंकेगा, मतलब इस वो सब उसको टेढ़ी नजर से देख रहे हैं, का मतलब इज देयर इज हिंड्रेंस फ्रॉम द टीम मेंबर्स। बॉस इसको बाहर करने की कोशिश करो कैसे भी। तो पंगे ज्यादा उसके साथ होते हैं जिसमें ज्यादा काबिलियत है, और जिसमें काबिलियत कम होती है वो सबका दोस्त होता है, क्योंकि औरों को उससे कोई डर नहीं होता। बोला पानी की बोतल ले आओ, पानी की बोतल है, यार मेरे लेस खुल रहे थे, नहीं नहीं सर मैं बांध देता हूं। पर ऐसा कोई तभी गिरता है जब उसको पता होता है कि मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है। इसलिए जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो अहंकार नहीं होता, बट वो सेल्फ रिस्पेक्ट उसको स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि तेरे पास जब क्वालिटी है तो इस तरह से झुकने की जरूरत नहीं है। झुकते वो हैं जो मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि झुकने के लिए नहीं लगती एनर्जी, खड़े होने के लिए लगती है। समझ में आ गई बात? इसका मतलब साफ हो गया। अगर, अब सुन लीजिएगा, अगर वो S था तो R हो जाएगा, अगर R था तो S हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? देखिए टर्म को सुनिए, द टर्म इज स्टीरियो specific. There are two terms. One is stereo specific, one is stereo selective. Stereo specific, stereo specific का मतलब हुआ जैसे ही मैं टीम में एंटर हुआ सबको पता लग गया बॉस अब तो जीत गए। मतलब S था, सबको पता लग गया अब तो R बनना है। दिस इज स्टीरियो specific, पता है। सेलेक्टिव, सिलेक्टिव का मतलब हुआ कि कितना पता है कि आगे आर ही बनेगा, एस भी बनेगा, पर डोमिनेट कौन करेगा? आर बनेगा। इसलिए जो SN2 रिएक्शन होती है वो स्टीरियो स्पेसिफिक भी है, पता है जीतेंगे ही जीतेंगे, कितने मार्जिन से जीतेंगे ये तो डिसाइड होगा। इसको कहते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव, का मतलब वहां एनेंशियोमर बनते हैं, बट स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब है कौन से वाला डोमिनेट करेगा पहले ही पता है। इसका मतलब साफ हो गया। हमने जब स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी मैंने नाम लिया वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन ने कहा कि जब ऐसी ऐसी सिचुएशन हो कि बाहर से आने वाला बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, वो उस टीम के हालात को बदल देता है, और वो अगर कॉन्फ़िगरेशन S हो तो R हो जाती है, R हो तो S हो जाती है। इज कॉल्ड वॉल्डन इन्वर्जन। मैं आपको सामने दिखा रहा था पर यह भी आपको शायद विजुअलाइज नहीं हो रहा है, पर आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति थी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आया, हवा का झोंका आया और अम्ब्रेला उल्टा हो गया। दिस इज कॉल्ड अम्ब्रेला इन्वर्जन। Am I right? So ये सब कैसे हुआ? अब अगर हम देखें तो
हमारे सामने SN2 रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, और वो जो लिविंग ग्रुप है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, उस साइड से जहां से वो जाना चाहता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव है, ये उस साइड से अप्रोच नहीं कर सकता, क्योंकि दिस न्यूक्लियोफाइल इज वेरी वेरी स्ट्रांग। तो ये उससे अपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच करता है, और जो लिविंग ग्रुप है वो इससे दूर होता है। am I right? अब ये जैसे जैसे उसके साथ, मैंने कहा कि एक 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बड़ा मुश्किल था उसको बाहर निकालना, कितनी एनर्जी, हाई एनर्जी, और अब धोनी बाहर और टीम स्टेबलाइज। इसका मतलब हुआ ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अब देखिए अभी भी आप लिविंग ग्रुप अगर देख रहे होंगे तो धीरे धीरे उसके बॉन्ड वीकन हो रहे हैं, वो बाहर जा रहा है, और जो इनकमिंग स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल था उसने उसके साथ बॉन्ड बना दिया, और टीम अब स्टेबलाइज हो गई। ये बता रहा है कि जो SN2 रिएक्शन है वो इन्वर्जन करवाती है, वो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इंटरमीडिएट नहीं बनता है। और ट्रांजिशन स्टेट से वो न्यूक्लियोफाइल जहां से बाहर जाता है, जो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, आने वाला उससे अपोजिट साइड से एंटर होता है, इसलिए वहां पर इन्वर्जन होती है। SN2 रिएक्शन स्टीरियो पैसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव दोनों होती है। SN1 मींस आने वाला स्ट्रांग है, पर कैप्टन को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, ये कौन था आने वाला, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं, पर अब बात नहीं करेंगे। अब आप ध्यान से देखें यहां, उसके बाद कंडीशन करेंगे कि कब क्या होगा। ये देखिए, ये जो BR है ये जाने के लिए तैयार है, का मतलब हुआ तब जाने के लिए तैयार है अगर आने वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, आने वाला वाटर है जिसके ऊपर लोन पेयर है। Am I right? अब आने वाला अगर 30 मार्का होता तो SN2 होती, क्या सोचने की जरूरत थी। पर टीम ने देखा कि भाई जो जाने वाला है वो भी इतना अच्छा नहीं है, पर आने वाला भी बस 19-20 का फर्क है, पड़ गए दुविधा में। 19-20 का फर्क है तो दुविधा में पड़ गए, तो इसको बोला भाई बाहर वेट करिए आप। और जब आप कमजोर होते हैं तो आप बोलेंगे जी सर, अगर आप स्ट्रांग होंगे मुझे जरूरत नहीं है, जिस दिन टीम को मेरी जरूरत होगी उस दिन आऊंगा। अब क्या हुआ कि जब यहां से बड़ी मुश्किल से, बड़ा मुश्किल काम था और इसको बाहर कर दिया गया, आप जाइए। जब ये बाहर चला गया तो बाहर जाने के बाद सब लोगों को पता है कि वहां टीम में 10 ही लोग रह गए, 10 ही लोग रह गए। अब 10 लोग रह गए तो टीम ने सोचा कि जो आने वाला है वो तो बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसलिए कहता ऐसी जगह ढूंढो जहां बॉल जाए ना। ठीक है, उसको वहां खड़े कर दो, बाई चांस चली जाएगी एक बार तो। क्या मतलब, जो बाकी के 10 लोग हैं उनकी पोजीशन रीअरेंज कर लो। इट मींस डिफरेंस आ गया कि यहां कार्बोकैटायन बन रहा है, क्या वहां बन रहा था, टाइम ही नहीं था इतना, तो यहां इंटरमीडिएट बन रहा है, वहां ट्रांजिशन स्टेट थी, और इंटरमीडिएट बना, अभी भी आने वाले को नहीं बोल रहे हैं अबे बाहर रह एक मिनट। आपको पता होगा कि वर्ल्ड कप में पार्थिव पटेल बिना मैच के करोड़पति बन गया था, टीम में नाम था, खेला है नहीं, तो इतना बहुत होता है। किसी के लिए इतना बहुत है कि टीम मेंबर में नाम है, वो खेले ना खेले, और किसी के लिए इससे भी ज्यादा है कि ओपनर मैं हूं पर अब आगे कैप्टन बनने की सोच रहा हूं। तो ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है।
इसका मतलब हुआ कैप्टन ने कहा अब यार क्या करें, जो बाहर से आ रहा है वो भी तो ऐसा ही है। कैप्टन ने क्या बोला, यार ऐसा करो, इसको उधर भेजो, उसको उधर भेजो। क्या हो रहा है ये रीअरेंजमेंट। पहले स्टेप में उसको भेज दिया। इसका मतलब हुआ पहला स्टेप ही तो था जिसमें सोच विचार था। कैसा स्टेप था वो? स्लो स्टेप था। क्लियर हो गई बात? अब टीम रीअरेंज हो रही है, रीअरेंज हो रही है, तो यहां से कौन गया बेटा? ये एरो देखो किसकी तरफ को घूम रहा है, CH3, मतलब CH3 नेगेटिव। और उसने अटैक किया किसको? CH2 पॉजिटिव को। और वहां एक ऐसी पोजीशन बन गई जो टर्शरी कार्बोकैटायन है, जो पहले वाले से ज्यादा स्टेबल है। यस और नो? ठीक हो गया जी? इट मीन्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, इट मीन्स देयर इज रीअरेंजमेंट। अब क्या हुआ कि वो बाहर अंदर आने के लिए बहुत उतावला है, क्योंकि जब आप कमजोर होते हैं, कोई आपको चाय के लिए पूछ ले, आपको ऐसा हो जाता है जैसे आपको कॉफी पिला दी। अब उसको बोला चलिए आइए, बस फिर क्या था? कैसे आएगा वो बताओ? आगे जो आएंगे उनको गिराते हुए आएगा, अबे टीम में एंट्री हुई है। इसका मतलब हुआ दिस स्टेप विल बी फास्ट स्टेप। क्या फास्ट स्टेप रेट डिटर्मिनिंग होता है? अब उसको बोला टीम में आइए, बस क्या था? जैसे कि पूरी मुराद पूरी हो गई हो, भगवान ने आज मुझे सब कुछ दे दिया, मैं टीम का हिस्सा हूं। और अंदर आते ही पहली बात क्या हुई? ऐसा करिए, आप नहीं, तू ऐसा कर, उधर खड़ा हो क्योंकि वहां बॉल नहीं जाती। जी सर। तो साथ वाले ने बोला अबे लेसिस बंधे हुए हैं, बांध दे यार, खुल रहे हैं। कहते जी सर। तो जो कमजोर होगा वो सबका दोस्त होगा। सुन लिए? अब ये बन गया एक अगला इंटरमीडिएट। ये तो बन गया था ना एक, ये बन गया था एक इंटरमीडिएट, फिर बना इंटरमीडिएट। ये एक सिचुएशन थी, ये दूसरी सिचुएशन आ गई। अब आपने देखा कि उसके आने से आप बताइए क्या टीम जीत जाएगी? शायद जीत के नजदीक हो। इसका मतलब दिस इज, कोई बोल सकता है कि उससे आने से टीम जीत सकती है। इसका मतलब स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है। क्या प्रोडक्ट बनेगा? RB बनेगा, SP बनेगा। उसको क्या बोलते हैं? रैसेमिक मिक्सचर बनेगा। तो रैसेमिक मिक्सचर बनेगा तो क्या वो स्टीरियो सिलेक्टिव हुआ? नहीं तो, क्योंकि पता तो है नहीं उसका। इसका मतलब हुआ ये SN1 रिएक्शन ना तो स्टीरियो स्पेसिफिक होती है और ना ही स्टीरियो सिलेक्टिव होती है। और प्रोडक्ट क्या बनता है? रैसेमिक मिक्सचर बनता है, जिसमें से आपको RS को रिजॉल्व करना होगा, अलग अलग करना होगा। मेरी बात समझ में आ गई? अब आप खुद सोचो, यहां अब क्या हुआ कि भाई इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये तो गलत बात है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसको बाहर निकाल दो, किसको? H पॉजिटिव को। इसका मतलब हुआ कि आपके पास बन गया CH3, CH3, CH2, CH3 और बन गया OH। क्या क्या चीज है जो वहां से डिफरेंट आपने की कि न्यूक्लियोफाइल यहां स्ट्रांग है, वहां न्यूक्लियोफाइल वेरी वेरी स्ट्रांग है। ये दो स्टेप में हो रही है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में दम नहीं है, इसलिए पहला स्टेप स्लो है। तो अब हम आपसे अगर पूछें, केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा स्लो स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। क्या यहां वो आने वाला डिसाइड करेगा कि रिएक्शन को कहां को जाना चाहिए? इसका मतलब हुआ रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या उसको टीम वाले लोग बाहर निकालना चाहते हैं? नहीं यार, ये सबसे अच्छा बंदा है यार, तो ऐसा करियो भाई, मेरे को प्यास भी लग रही है, पानी की भी बोतल लेके आइयो। हाँ सर,
इसका मतलब हुआ क्या उसको कोई हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर सकता है? इट मींस देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस। कहां? SN1 में। आर यू गेटिंग और नॉट? अब यहां पर रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब हुआ आप देखें कि इस रिएक्शन का काइनेटिक्स क्या बोलती है कि ये कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट। सो उस 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर भी है। क्लियर हो गई बात? अब आप जरा ध्यान से सुने तो फिर SN1 किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? SN1 डिपेंड कर रहा है RBr बॉन्ड क्लीवेज के ऊपर। नो, RBr बॉन्ड क्लीवेज के ऊपर। अब ये बॉन्ड क्लीवेज कैसे फास्ट होगी? जाने वाले को भगाकर जितना अच्छा लगेगा, जितनी टीम उसको भगाने से स्टेबलाइज होगी, तो कब भगाना आसान रहेगा? जब पीछे बना हुआ प्राइमरी बना या सेकेंडरी बना या टर्शरी बना। इसका मतलब हुआ SN1 में टर्शरी का रेट ज्यादा होगा, सेकेंडरी का कम होगा और प्राइमरी का सबसे कम होगा। और आपने एक बात कही, सर यहां हिंड्रेंस नहीं है, पर यहां तो थोक में हिंड्रेंस है, वो उसको आने नहीं दे रहे हैं, उसको बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मैं हिंड्रेंस की बात करूं तो वो टर्शरी में सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब हुआ अगर SN2 की बात करें तो वहां पर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। एम आई राइट? पर कुछ बातें आपको ध्यान से सुननी होगी। वो प्राइमरी, अब मैं आ रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। वो प्राइमरी जिसके अंदर बल्कियर ग्रुप हुए, सुना, वो SN2 नहीं दे सकता, क्योंकि बोलने को तो प्राइमरी है। सामने एग्जाम्पल बताऊं, इतना नजदीक एग्जाम्पल, ये कौन था? प्राइमरी। इट वॉज प्राइमरी, पर अल्काइल ग्रुप थे उसके साथ, हिंड्रेंस टू SN2 नहीं हुई। एंड अल्काइल ग्रुप ऐसे थे जो रीअरेंज कर सकते थे, एंड रीअरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1। ये प्राइमरी था, हमने बोला यार इसमें SN2 होनी चाहिए थी। पर अगर ये प्राइमरी ऐसा होता तो हम कहते हां जी यहां तो SN2 ही होनी चाहिए, क्योंकि इसके पास ना तो कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है और ना ही हिंड्रेंस है। तो अगर हिंड्रेंस नहीं है तो कौन सी रिएक्शन हो भाई? इसका मतलब हुआ ये सिचुएशन होती तब तो ठीक था, पर इस सिचुएशन में प्राइमरी है बट रीअरेंजमेंट है, इसलिए रिएक्शन यहां SN1 हुई, क्योंकि रीअरेंजमेंट है। Am I right? अब आप समझते होंगे इस बात के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि जाने वाला कौन है, क्योंकि जब तक वो नहीं गया आने वाला कैसे आएगा? सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि आप 11 के बजाय 12 प्लेयर थोड़ी ना कर दोगे। उस लिविंग ग्रुप टेंडेंसी को कहते हैं फ्यूगेसिटी, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। अब ये लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या होती है इसकी तरफ मैं आ रहा हूं, पर आप जो कुछ आपने किया इसका मतलब हुआ SN1 SN2 में जितने भी डिफरेंसेस हैं आप कर चुके हैं। अब एक बात और सुनिए जहां आपको कंफ्यूजन होगा। कहीं टर्शरी दिखा, बोले SN1, प्राइमरी दिखा बट बल्कियर नहीं है, SN2, सेकेंडरी दिखा हो, पता नहीं SN1 या SN2, पता नहीं। अब डिसाइड करेगा सॉल्वेंट, अब डिसाइड करेगा सॉल्वेंट। जो SN1 है उसमें पोलर इंटरमीडिएट बन रहे हैं, आयन बन रहे हैं ना। पोलर इंटरमीडिएट बनने का मतलब हुआ पोलर सॉल्वेंट वाटर will support
SN1 and non-polar solvent or less polar solvent will support SN2. Am I right? तो कहते हैं कि 50% एक्वस इथेनॉल में SN1 के चांसेस 30,000 ज्यादा हैं देन 100% इथेनॉल में। समझ में आ गई? इसका मतलब हुआ अगर पोलर हुआ तो सेकेंडरी विल अंडरगो SN1, अगर नॉन पोलर हुआ तो सेकेंडरी विल अंडरगो SN2। क्लियर हो गया? एक में इन्वर्जन हो रही है, दूसरे में रेसेमाइजेशन हो रही है, जिसको हम रिटेंशन भी कह सकते हैं। वो रिटेन भी कर सकता है। हमने कहा ना तो वो स्टीरियो स्पेसिफिक है, ना वो स्टीरियो सेलेक्टिव है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा क्या चाहिए। इसके अलावा चाहिए कि जो लिविंग ग्रुप है, अब आप थोड़ा ध्यान से सुने, लिविंग ग्रुप, क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूशन करनी है, और सब्स्टिट्यूशन करनी है तो जाने वाला जितना अच्छे से जाएगा सब्स्टिट्यूशन उतना अच्छे से होगी। ठीक हो गया? देखिए सामने, अगर आप बात करें, छोटी सी बात करें, हमारे पास HI है, ठीक है जी, हमारे पास HBr है, ठीक है जी, हमारे पास HCl है, ठीक है जी, और हमारे पास है HF। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो हमने कहा था एज वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन the HX bond length increases. When HX bond length increases, bond dissociation energy decreases and hence acidic strength increases. So अगर मुझे कोई ये कहता है कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो आपकी तरह मैं क्या लिखूंगा कि HI is more acidic than HBr, who is more acidic than HCl, who is more acidic than HF। और आपने पढ़ा जनरल ऑर्गेनिक में, जो एसिड स्ट्रांग हो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। जो एसिड स्ट्रांग हो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, और उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है का मतलब हुआ, पहले तो आप उसको acidic strength, yes, is directly proportional to G conjugate base stability. Any confusion? Is inversely proportional to conjugate base स्ट्रेंथ। ये बताओ कि कॉन्जुगेट बेस के ऊपर क्या चार्ज होता है। तो किस बेस की बात कर रहे हैं आप? किस बेस की बात कर रहे हो आप बात कर रहे हो लुईस बेस की बात, आप कर रहे हो रिचनेस की बात, आप कर रहे हो कि कोई कितना अमीर है, यही बात कर रहे हो। अब आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, और आज के बाद कभी भी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बस एग्जाम्पल को ढंग से सुनना है। अब ऐसी बारिश बर्फबारी में आपने देखा कि एक भिखारी, क्योंकि भूख है, कुछ नहीं खाया हुआ है, फिर भी सोच रहा है शायद कोई दे जाएगा, और जब हालात मौसम के देखता है तो भगवान से बोलता है, भगवान उठा ले, इससे बढ़िया तो उठा ले। कौन बोल रहा है? गरीब। वो कौन है? वीक कॉन्जुगेट बेस, जिसके पास कुछ नहीं है। और एक आदमी जो अरबोंपति है, बहुत बड़े हॉस्पिटल में भगवान से दुआ कर रहा है, भगवान बस एक दिन निकाल दे। इसका मतलब वो जाना नहीं चाहता। और वो भिखारी बोला, अबे उठा ले, अभी उठा, अभी, बिना सोच, अभी मैं जो बोल रहा हूं। और वो अरबोंपति, बस दिन तो क्या, तेरे को तो एक मिनट नहीं दूंगा। भगवान से बात, भगवान को बोला एक सेकंड तो दे दे। का मतलब हुआ
a strong conjugate base. A strong conjugate base is a poor living group. जाना नहीं चाहता वो. But a weak conjugate base is a good living group. बोल रहा हूं वो भिखारी कौन है? Poor living group और good living group. A very good living group. खुद ही बोल रहा है. उठा ले भाई. और एक जो अमीर आदमी, इसका मतलब मुझे कहना चाहिए conjugate base strength is inversely proportional to living group tendency. इसका मतलब मुझे कहना चाहिए conjugate base जितना strong वो जाना चाहता है. अरे वो जाना चाहता है? नहीं जाना चाहता है. उस जाने की बात को हम कहते हैं फ्यूगेसिटी. That is living tendency, living group tendency. Are you getting or not? इसका मतलब हुआ वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चाहे 1 है चाहे 2 है, भाई ये भी तो देखना पड़ेगा. वो जाने में चाहता है कि जाना ही नहीं चाहता. अगर नहीं जाना चाहता तो कहां से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी? इसका मतलब हुआ साफ सामने दिया गया, लिखा आपने कि जो HI है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस वीक है. उसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज्यादा है. इट मींस द ऑर्डर ऑफ फ्यूगेसिटी is I negative greater than Br negative greater than Cl negative greater than F negative. This is fugacity. This is the living group tendency. Am I right? Clear हो गया या नहीं? Living group tendency, fugacity. इसका मतलब हुआ अगर हमारे पास कहीं सल्फोनिक ग्रुप हुआ, सल्फोनिक ग्रुप में सल्फोनिक एसिड से बना है. सल्फोनिक एसिड कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है. इसका मतलब हुआ दैट विल बी द फास्टेस्ट लिविंग ग्रुप. एम आई राइट? आगे जाके हम एक रिएक्शन करेंगे. उस रिएक्शन में जो आने वाला सब्स्टिट्यूशन है वो सल्फोनिक को भी सब्स्टिट्यूट कर देता है, क्योंकि वो क्या है? वो क्या है? किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस इज अ वीक कॉन्जुगेट बेस एंड इज अ गुड लिविंग ग्रुप. बोल बोल के कर रहा है यार, उठा लो भाई. का मतलब हुआ कहीं भी आपने सुना होगा कि अगर फिनोल ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड है. कौन है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड. उसकी आपने ब्रोमिनेशन की, ठीक है, उसकी आपने नाइट्रेशन की. नाइट्रेशन ने OH और SO3H हमने पढ़ा, वोरलैंडर्स रूल. एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग है. OH ने उस नाइट्रोनियम आयन को कहा तू SO3H की मत सुन यार, तू जा मेरी दूसरी ऑर्थो पे चला जा. फिर नाइट्रोनियम आयन आया, वो पूछने लगा SO3H और OH को. उसने SO3H की तरफ ध्यान नहीं दिया. OH को बोला भाई साहब मैं कहां जाऊं, तू मेरी पैरा पे चला जा. अब NO2 पॉजिटिव आया, कोई जगह नहीं थी. SO3H ने कहा मैं तो जा रहा हूं. Am I right? कहता मैं जो जा रहा हूं. This substitution is called ipso substitution. कि जब सब्स्टिट्यूशन होते होते कोई पुअर लिविंग ग्रुप हो वो भी जाना चाहता हो. पर आपसे पूछा गया यहां जरूरत क्या थी उस सल्फोनिक की, वो भी हम आपको बता देते हैं. अगर आपने फिनोल की डायरेक्ट नाइट्रेशन की होती, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसने फिनोल की शक्ल बिगाड़ दी होती, उसको बेंजोक्विनोन बना दिया होता, इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन ना हो, इसलिए हमने उसने पहले उसकी सल्फोनेशन कर दी. SO3H ग्रुप आ जाए तो उस OH को वो ऑक्सीडेशन से बचाएगा, और जब उसको बोलेंगे जाना है तो चला भी जाएगा. तो यहां ना कि सब्स्टिट्यूशन हुई बल्कि एलिमिनेशन भी हुई.
और जो जाने वाला था वो गुड लिविंग ग्रुप था। अब हम जनरल ऑर्गेनिक पे आ गए हैं और अभी से लेके सारी बातें ध्यान में रखनी, आगे हर चीज अप्लाई होने वाली है। सो वी शुड से दैट अगर गुड लिविंग ग्रुप है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट फास्ट होगा। इज इट ओके? इसका मतलब अभी तक जो जो कुछ हमने किया वो सारा कुछ ये हमने किया, वो सारा कुछ ये था कि ये यूनिमॉलिक्यूलर बाइमॉलिक्यूलर है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स, कहां? SN1 में, एक में इंटरमीडिएट था, दूसरे में ट्रांजिशन थी, एंड दिस इज इन्वॉल्विंग सिंगल स्टेप ओनली। क्या इसमें हिंड्रेंस था? नहीं। क्या उसमें था? हाँ। क्या इसमें न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड कर रहा था? हाँ। उस पर डिपेंड कर रहा था? हाँ। यहां नहीं कर रहा था, इसलिए यहां क्या ऑर्डर था SN1 में? 3 2 1। उधर क्या था? 1 2 3। द न्यूक्लियोफाइल अटैक द कार्बोकटायन फ्रॉम बोथ साइड, क्योंकि आपने कहा रेसिमाइजेशन हो रही है, जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं, बट हियर इट अटैक ओनली फ्रॉम बैक साइड बिकॉज देयर विल बी इन्वर्जन। दिस इज नीदर stereospecific nor stereoselective, this is stereospecific as well as stereoselective। अब सारा कुछ करने के बाद आप यहां ध्यान दें, 2 steps, फर्स्ट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप एंड द स्लो स्टेप, और ये सबसे ज्यादा टर्शरी में होगा, फिर सेकेंडरी में होगा, फिर प्राइमरी में होगा। अब आप अगर टर्शरी है तो वो टर्शरी कार्बोकटायन बनाएगा, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि रेट सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, यहां पे SN1 में टेंडेंसी क्या है कि वो बैक से भी आ सकता है और फ्रंट से भी आ सकता है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। इसलिए आप सामने देखें तो 3D रिप्रेजेंटेशन में आपको पता लग रहा होगा कि न्यूक्लियोफाइल जो जाने वाला ग्रुप है, जिसको हम लिविंग ग्रुप बोल रहे हैं, अभी हमने कहा कि उस लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी या उसकी रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है। अब ये देखिए, ये फर्स्ट पीक है जहां पे वो ट्रांजिशन स्टेट बनी, जहां कार्बोकटायन ट्रांजिशन स्टेट के बजाय यहां पहले बना और फिर बाद में कार्बोकटायन क्या है? स्टेबल है। तो यहां ट्रांजिशन स्टेट जब बनी तो हाई एनर्जी थी, फिर कार्बोकटायन बना, कार्बोकटायन में कार्बन ने टर्शरी रीअरेंजमेंट हुआ और फिर कार्बोकटायन बनने के बाद उसके ऊपर अटैक हुआ। सेकंड स्टेप कैसा था? फास्ट एक्टिवेशन एनर्जी लो, देख रहे हो? इट मींस फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट बनी, कार्बोकटायन बना, और फिर वहां से जो सेकंड स्टेप है उस वजह से कि न्यूक्लियोफाइल का रेट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप देखें ट्रांजिशन स्टेट जब बन रही है दिस इज, और यहां वो चला गया, कार्बोकटायन बन गया, टर्शरी है इस टाइम, और अब आया न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल आया तो एक्टिवेशन एनर्जी गैप कम है क्योंकि फास्ट स्टेप है, एंड नाउ दिस इज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन एंड आल्सो टेल द नेचर ऑफ रिएक्शन। हमने देखा कि भाई इसके ऊपर कौन है? लोन पेयर हैं। जब इसके ऊपर लोन पेयर हैं, ये एसिड का H पॉजिटिव, it will be going and will attack on the lone pair of OH, yes, no, and when we'll go here, then the situation, it means you will get the, अभी ये कौन है? प्राइमरी है, पर साथ में कौन है? बल्क या ग्रुप है। इसका मतलब SN2 के होने के चांसेस खत्म। और दूसरी बात क्या है कि जब यहां आपके पास ऐसा बना तो आपने देखा, आप देख पा रहे हो कि यहां CH2 है, यहां CH2 है, ये वही इंटरमीडिएट है, वही ट्रांजिशन स्टेट है, आई शुड से, नॉट इंटरमीडिएट, जिसकी एनर्जी आपने देखा काफी हाई है। फिर ये यहां से, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 3, तो ये चला गया, तो इसके जाने से यहां कौन बन गया? यहां बन गया एक प्राइमरी कार्बोकटायन, पर एक ऐसा कार्बोकटायन जो रीअरेंज होकर क्या बन सकता है? दैट कैन बिकम अ वेरी स्टेबल बेंजाइल कार्बोकटायन। नहीं, बेंजाइल कार्बोकटायन कौन है? एक एरोमेटिक, जिसमें हमने लिखा था कि अगर रिंग के साथ कार्बोकटायन बने तो भाई वो तो बहुत ही स्टेबल है। तो यहां और यहां क्या हो गया?
रीअरेंजमेंट हुआ। रीअरेंजमेंट कैसे हुआ? हाइड्राइड शिफ्ट। बोलो यार, हाइड्राइड शिफ्ट जब हुआ बेटा, तो ये देखो कि भाई वहां पे आपके पास क्या आ गया, वहां पे आपके पास आ गया जी CH, और यहां बन गया CH3, क्लियर हो गया। और आपके पास कार्बोकटायन कौन सा आ गया? स्टेबल कार्बोकटायन आ गया। राइट। कितने स्टेप हो रहे? ये कौन है? ट्रांजिशन स्टेट जो थोड़ी देर के लिए बनी, और फिर कार्बोकटायन स्टेबल बन गया। और अब कौन आएगा? एक्टिवेशन एनर्जी, बैरियर कम होगा, क्योंकि सेकंड स्टेप कैसा है? फास्ट स्टेप है। इसका मतलब अब आया न्यूक्लियोफाइल, कौन? Cl नेगेटिव, और उसने ऐसी जगह को अटैक किया जो जगह ऑलरेडी ही एक स्टेबल कार्बोकटायन ने बनाई हुई थी, और हमारे पास प्रोडक्ट बन गया ये। बताओ क्या है रिएक्शन? SN1 है, SN2 है। बड़ा रट्टे नहीं मारने, मैं आपको बता रहा हूं। 2-3 दिन के अंदर जब हम सारे मैकेनिज्म आगे कैसे होने हैं कर देंगे, तो आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट रिक्वेस्ट है बस कि रट्टे नहीं मारने हैं, नहीं तो आज रटोगे कल खत्म। नहीं समझ में आता? बोले हाँ सर ये चीज समझ नहीं आई। अब आप इसको देखें, ये हमारे पास कौन है? प्राइमरी है। इसने भी SN2 से मना कर दिया, क्योंकि साथ में कौन है? एल्काइल ग्रुप। इसका मतलब हुआ ये इधर आया। अब मैं सारे स्टेप्स नहीं करूंगा, ऐसा ही आप भी आगे करोगे। जब आपको पूरे मैकेनिज्म आ जाएंगे, आप बोलोगे सर क्या रीअरेंजमेंट यार, आप सीधा बताओ ये प्रोडक्ट तो नहीं है। इसका मतलब हुआ आई गॉट दिस एज द प्रोडक्ट। क्या आपके पास आया? यस और नो? इसका मतलब हुआ ये रिएक्शन कौन सी है भाई? इसमें भी रीअरेंजमेंट हुआ होगा जी। यस और नो? इसलिए ये रिएक्शन कौन है? एक SN1 रिएक्शन है। हमने कहा भाई नेचर ऑफ रिएक्शन इज SN1। बोलो क्या समझ नहीं आया? यहां रीअरेंजमेंट किससे हुआ? मिथाइल शिफ्ट से हुआ। सो मिथाइल शिफ्ट, और आपने लिखना है और दोनों साइड को एरो लगाने हैं, जिसका मतलब होता है रीअरेंजमेंट। आपने बिगिनिंग में किसी भी रिएक्शन का कोई डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, मैकेनिज्म जरूर बनाना है। देखिए एक रिएक्शन का 2-3 स्टेप में मैकेनिज्म होगा, और आप रटोगे तो एक ही लाइन रटनी है। मैकेनिज्म से करोगे तो परमानेंट है, और रट्टे से करोगे तो 2 दिन या 3 दिन तक रहेगा। इसलिए आप इतना सा कष्ट करें। हाँ मुझे पता है ठंड बहुत है, हालांकि काम करते हुए नहीं लगती, जैसे मैं इस टाइम काम कर रहा हूं। जब आपका ध्यान ठंड की तरफ होगा तभी ठंड लगेगी भाई। ए पक्का देख लो, अभी आपको कोई ना कोई मजदूर काम करता हुआ नजर आएगा। मैं सुबह आ रहा था तो एक छोटा सा बच्चा नंगे पांव से खेल रहा था। सोचो, वो भी हमारी तरह इंसान है, पर उसकी बॉडी उसके घर वालों ने ऐसी बिल्टअप की है। तो ये शरीर है, इसको जैसे रखोगे वैसे ही रहेगा। ठंड बोलोगे तो ठंड लगेगी, और बोलोगे ठंड कहाँ है तो नहीं लगेगी। जिस मजदूर का ध्यान उसके पेट की भूख की तरफ है, अगर दिहाड़ी नहीं लगाऊंगा तो शाम को खाना नहीं मिलेगा, उसको ठंड नहीं लगने वाली, क्योंकि उसका ध्यान, क्योंकि तुम्हें सब कुछ मिल रहा है इसलिए तुम्हें ठंड लग रही है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान ठंड की तरफ है। इसलिए यहां ध्यान दो जी। इसका प्रोडक्ट बताओ क्या बना? क्या लिखूं जी? यहां SN2 लिख दूं? नहीं लिखूं? और SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन होता है। ये कौन है? देखो 1 2 3। इट मीन्स दिस was S। Am I right? और मैंने कहा कि SN2 में न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक नहीं करता है, बैक साइड से करता है, जबकि SN1 में फ्रंट में से भी और बैक से भी। बैक से किया तो ये बना, ये बना तो ये क्या है? 1 2 3। सो व्हाट इज दिस? R। क्या आपको आंसर मिल गया? दैट इन SN2 देयर इज
इन्वर्जन। ठीक हो गया? ये वाला, ये बेटा H पॉजिटिव ने इस लोन पेयर के ऊपर अटैक किया, जैसे यहां किया, 3 वैलेंसी आ गई। 3 वैलेंसी आई तो वो निकल गया वाटर, तो CH2 के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। वो कौन है? प्राइमरी, बट पोजेस द टेंडेंसी ऑफ रीअरेंजमेंट। इसलिए उस पॉजिटिव के लिए वो CH3 आया, और उस CH3 नेगेटिव ने CH2 पॉजिटिव को अटैक किया। अब CH2 पॉजिटिव को जब CH3 नेगेटिव अटैक करेगा तो ऐसा बना, तो वो डेफिशिएंसी यहां पहुंच गई। डेफिशिएंसी यहां पहुंची तो Cl ने यहां अटैक किया। थैंक यू वेरी मच।